नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है एंड आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम सेंटर ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज GNU. I have cleared JRF in my very first attempt in the 2021 December and 2022 March session, and currently I am pursuing PhD in University of Hyderabad. हर एक एग्ज़ाम का कुछ डिमांड होता है और यदि आप उस डिमांड को फुलफ़िल करते हैं तो एग्ज़ाम क्लियर करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। नेट JRF एग्ज़ाम का एक डिमांड यह है कि आपके पेपर 1 में अच्छा पकड़ होना चाहिए। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट शुड आई डू फॉर पेपर 1 टू गेट JRF इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज there will be question from math, data interpretation and reasoning, which is very difficult for social science student. See, mathematics and data interpretation is nightmare for me too, but I have cleared the exam in my very first attempt. So I would say you can prepare better in other section also. And in case you are not able to solve it, we can make calculated guess. और मैंने भी यही किया था। 5 में से ऐसे चारों सवाल में मैंने कैलकुलेटेड गैस किए थे और उनमें से मेरे चारों में चारों सही हुए थे। And one thing you must remember that never and ever leave any question whatsoever. पिछले बार मेरे एक दोस्त ने एंटायर कॉम्प्रिहेंशन की 5 सवाल छोड़ दिए थे और उसके वजह से उसका JRF ही नहीं हुआ। यू शुड अटेम्प्ट ऑलमोस्ट ऑल 150 क्वेश्चन एंड शुड नॉट लीव इवन ए सिंगल क्वेश्चन फॉर द रीज़न बीइंग कि आप खुद ही देख लीजिए ना कि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है और नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो आपको जी जान लगा के उसको करना चाहिए। तो इस जगह पे आप ना एलिमिनेशन टेक्निक अपनाइए और मेरा मानिए तो मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं 150 में से ऐसे सिर्फ और सिर्फ 90 सवाल होंगे जो कि आपको क्लियर कट आते होंगे, लेकिन सिर्फ 90 सवाल में तो आप JRF नहीं निकाल पाएंगे। आपको JRF पाने के लिए कैलकुलेटेड गैस करना है और आपके पास पूरी की पूरी समय लगाना है सिर्फ कैलकुलेटेड गैस करने के लिए, क्योंकि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। पेपर 1 में ऐसे 5 ईजीएस्ट सेक्शंस हैं जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। इन 5 सेक्शन में आप पूरी की पूरी आपकी वक्त ना सिर्फ यूट्यूब वीडियो पे लगाइए। कुमार भरत ने इस पे बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग और इवन ICT के लिए भी बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं। आप उनको डिलीवरेटली अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए और सिर्फ उसी वीडियो को ही उसी वीडियो से ही नोट्स बनाइए और उसे नोट्स को ही रिवाइज़ कीजिए। एंड बचे गए सेक्शंस में जैसे उसी रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड में आप गुलशन मैम की वीडियोस को भी देख सकते हैं कि और इन दोनों टीचर की वीडियोस को देखने के बाद आपको कॉन्क्रीटली पेपर 1 पता चल जाएगा। व्हेन इट कम्स टू द सेक्शन लाइक एनवायरनमेंट, देखिए एनवायरनमेंट में बहुत ट्रिकियस्ट सवाल आते हैं। NTA कहाँ से सवाल पूछता है उसको भी खुद को नहीं पता। I mean सिविल्स में जो शंकर का बुक आता है उसमें से वो लोग सवाल उठा लेते हैं, लेकिन थोड़ी ना हम सिविल्स वाले हैं कि पूरी की पूरी शंकर बुक को पढ़ लें। तो बेहतर ये है कि आप सिर्फ कुमार भरत की वीडियोस ही एनवायरनमेंट के लिए पढ़िए, लेकिन आप उसमें एक काम ये कर सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स होंगे उसको आप गूगल कीजिए और विकिपीडिया से पढ़ लीजिए। जैसे कि यूट्रोफिकेशन नाम हो जाएगा और फिर पॉल्यूशन, टाइप ऑफ पॉल्यूशन आप उसको पढ़ लीजिएगा, जैसे कि K टाइप पॉल्यूशन, ऐसे कुछ पॉल्यूशन जैसे हमारे वक्त ये सवाल आए थे। और जब आता है मैथमेटिक्स सेक्शन, देखिए मैथमेटिक्स में आपको एंटायर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऐसे 5 टॉपिक्स लीजिए और उन्हीं 5 टॉपिक्स में से ही सवाल आएंगे। परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो और उसके बाद नंबर सिस्टम। इन्हीं 5 सेक्शंस को ही आप पढ़िए और बिलीव मी ये 5 सेक्शन इजी सेक्शंस हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज बहुत हद तक रिलेटेड है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है उनमें। आप यदि परसेंटेज जान गए तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता चल जाएगा। एवरेज तो आपको ऐसे भी आता है। और फर्दर जब आप कंप्रिहेंशन की सवाल कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफिकली ना सबसे पहले क्वेश्चन पे जाना है। पहले क्वेश्चन पे जाइए, देखिए कि क्या सवाल पूछा है और ऑप्शंस क्या है, उसके बाद ही आप ना वो पैराग्राफ पढ़िए और फिर से जाइए सवाल पे। और जब सवाल पे आप फिर से जाएंगे तो आप कॉन्क्रीटली कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको चुन पाएंगे। व्हेन इट कम्स टू डेटा इंटरप्रिटेशन, देखिए आपने जो मैथ सेक्शन में परसेंटेज, एवरेज और प्रॉफिट एंड लॉस किया था वही आपको यहाँ डेटा इंटरप्रिटेशन में काम में आएगा। क्योंकि जो भी डेटा दिया होगा चार्ट्स में या फिर ग्राफ्स में, तो आपको क्या करना है कि सवाल उसी में पूछेगा कि इसका परसेंटेज कितना होगा, ये एवरेज कितना होगा, तो वो आपको यहाँ काम में आ जाएगा। सो मैथमेटिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन दोनों मिला के 10 सवाल हो रहे हैं, तो आप 10 सवाल को मत छोड़िए, 10 कुछ तो प्रिपेयर कीजिए। तो 10 में से ऐसे आपके पास यदि 6 सवाल भी करेक्ट हो रहे हैं ना तो बहुत होता है। और मेरा मानिए एक एक सवाल पे लोगों का JRF होता है और नहीं होता है। जैसे मेरे दोस्त का 100 नंबर था, करेक्ट 100 क्वेश्चन सही हुए थे और मेरे 102 सही हुए थे, लेकिन मेरा JRF हो गया, उसका JRF नहीं हुआ। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड ऑफ नेट JRF एग्ज़ाम इज़ दैट कि रीड ओनली नेसेसरी थिंग, डोंट रीड रबिश एंड अननेसेसरी थिंग्स। देखिए कुछ चीज़ें नेसेसरी आपको लग सकते हैं लेकिन अब के लिए आपके लिए नेसेसरी वो नहीं है। जैसे पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट क्या करेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी पेपर के लिए वो लोग अभी OP गौवा को पढ़ेंगे, लेकिन आप खुद सोचिए ना कि इतने बड़े बुक को क्या आप सिर्फ 2 दिन में रिवाइज कर पाएंगे? और आपको इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम इज़ फैक्ट बेस्ड। एग्ज़ाम ही यदि फैक्ट बेस्ड है तो आपको फैक्ट बेस्ड चीज़ें ही रट्टा मारना पड़ेगा। और OP गौवा बुक में सिर्फ फैक्ट ही नहीं है, उसमें बहुत सारे एनालिसिस हैं भाई, और एनालिसिस आप पढ़ते ही रह जाएंगे। और ठीक उसी तरह बहुत लोग तो ये करते हैं कि सुब्रा रंजन बुक्स पढ़ लेते हैं, सुब्रा रंजन का नोट्स पढ़ लेते हैं। मेरा मानना है कि उसको भी आप मत पढ़िए, स्पेसिफिकली आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड होइए। मैं ये नहीं कह रहा कि OP गौवा इज़ नॉट नेसेसरी बुक, वो नेसेसरी बुक है, लेकिन अब के लिए नहीं, एग्ज़ाम नेट का एग्ज़ाम निकालने के लिए नहीं। आप जब पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हैं आप, तो आप क्या कर सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी के लिए यूजुसिकर और सार कॉन्सेप्ट को देखिए, वो तो उससे बेहतर ही है ना। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड, आपको 3 चीज़ें ध्यान रखने हैं और उन 3 चीज़ों को आपको फुलफ़िल करना है, तभी आपका JRF होगा, वरना ऐसे तैसे नहीं होगा। पहली चीज़, कंप्लीट द सिलेबस, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। सीरियसली पेपर 1 को भी पूरा कंप्लीट कीजिए, पेपर 2 में भी कंप्लीट कीजिए। पेपर 1 में जो 10 सेक्शंस हैं, 10 सेक्शन को पूरी तरह से पढ़िए, और पेपर 2 में जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में 10 सेक्शंस हैं, उसी को भी आप अच्छे से पढ़िए। मैं आऊँगा जब पॉलिटिकल साइंस की बात आएगा तो मैं उसमें स्पेसिफिकली डील करूँगा। सेकेंड, रिवीजन, आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है यार, बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है। और मेरा मानिए एग्ज़ाम के लास्ट 2 दिन पहले आप ना एंटायर 20 चैप्टर, पेपर 1 का 10 चैप्टर, पेपर 2 का 10 चैप्टर 2 दिन में रिवाइज करना चाहिए। और आप उतना स्पीड पे आ जाइए कि 2 दिन में ही आप उसको रिवाइज कर लीजिए। भैया हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं और भूल जाते हैं, हमारा मेमोरी उतना स्ट्रांग नहीं है। तो आप मानिए कि हम भूल जाएंगे तो भूलना तो इजी चीज़ है, भूल सकते हैं हम, वी फॉरगेट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अप्लाई ट्रिक्स, न्यूमोनिक्स टू रिमेंबर फैक्ट्स। और एक सवाल ये उठता है कि व्हाट शुड बी माय टारगेट स्कोर। देखिए मैंने टारगेट ये किया था कि मैं 100 सवाल करेक्ट करके आऊँगा, 70 सवाल मैं पेपर 2 में करेक्ट करके आऊँगा और 30 सवाल मैं पेपर 1 में करेक्ट करके आऊँगा।
लेकिन आप 5 ऊपर नीचे कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे मेरा देखिए कि पेपर 2 में जो मेरा पॉलिटिकल साइंस था उसमें आई गॉट 76 एज करेक्ट एंड 26 एज करेक्ट इन पेपर 1। तो आप मान के चलिए कि आपको 100 से ऊपर के सवाल तो करेक्ट करने ही करने हैं। यदि आपको जीआरएफ चाहिए तो 100 सवाल तो आपको 100% चाहिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप जब भी पढ़ रहे हैं, जिस भी सेक्शन पढ़ रहे हैं, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो जाइए और देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से सवाल आएंगे। जब रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो जाइए और देखिए कि रिसर्च एप्टीट्यूड में कौन कौन से सवाल आए हैं। देखिए यूजुअली पेपर 1 के लिए हम लोग केवीएस मदान की बुक खरीदते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो आज के ज़माने में उतना और वैलिड नहीं रहा। उसमें पहली बात तो वो बहुत बड़ा बल्कि बुक है। आप ऐसे कर सकते हैं कि उसका पीडीएफ ले लीजिए और कुछ सिलेक्टेड सेक्शन ही पढ़िए। लेकिन बहुत हद तक आप वीडियोस पे फोकस कीजिए ना, क्योंकि गुलशन मैम और कुमार भरत दोनों ने ना PYQ को इंक्लूड करके ही पढ़ाए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में। तो अब बेहतर है कि वो वीडियोस देखिए, और यदि कुछ बचे कुछ चीज़ रह जाएंगे तो आप केवीएस मैदान पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको एंटायरली मत पढ़िए, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सेक्शन पढ़िए जो कि रेलिवेंट हो। मैंने कहा था ना कि रीड ओनली नेसेसरी थिंग, डोंट बी रव बाय रीडिंग अननेसेसरी थिंग। यदि अननेसेसरी चीज़ें पढ़ेंगे तो आप बकलोल ही बन जाएंगे और आपका एग्ज़ाम ही नहीं निकलेगा। अब सवाल आता है कि आप एलिमिनेशन टेक्निक कैसे अपनाएंगे। मैं कुछ 3 सवाल लूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे आप उन 3 सवाल में अपना एलिमिनेशन टेक्निक अपना सकते हैं यदि आपको कंक्रीट आंसर नहीं पता है तो पहली बात तो ये है कि एज आई हैव सेड ऑलरेडी, आप फैक्ट एज इट इज़ याद रखिए, लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो आप एलिमिनेशन टेक्निक अपनाइए। जैसे मैं अभी आपको ट्राई करके देख रहा हूँ। देखिए एक सवाल आया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ व्हाई वेर वुमेन एंस्लेव्ड, एंड द ऑप्शंस आर गांधी, पेरियर, अरबिंदो एंड तिलक। देखिए स्पेसिफिकली गांधी जी ने वुमेन लिबरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उतना कुछ बुक्स नहीं लिखे हैं, तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह तिलक तो ऑल टुगेदर अपोजिट इंसान थे, ही वॉज ऑर्थोडॉक्स, तो वो कोई रेलिवेंट ऑप्शंस है ही नहीं। और तीसरी चीज़ अरबिंदो। देखिए अरबिंदो ने आफ्टर 1907 वो एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दिए और वो तो स्पिरिचुअलिज्म ही चले गए। तो बचे कौन? पेरियर, हु इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फिलोसोफर फॉर वुमेन लिबरेशन, और उन्होंने ही यही बुक लिखा था। तो आप गैज कर सकते हैं उसी तरीके से। और दूसरा सवाल, और एक सवाल आया था, व्हिच इंडियन सोशियोलॉजिस्ट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। देखिए पहली बात तो आपको फैक्ट पता है तो एज इट इज आप कर लेंगे, लेकिन आपको नहीं पता है, मान लीजिए आपको नहीं पता है, और ऑप्शंस आर 1 इज़ कोठरी, रजनी कोठारी, सेकंड 1 इज़ प्रणब वर्धन, थर्ड पार्थ चटर्जी एंड फोर्थ 1 इज़ M.N. श्रीनिवास। देखिए रजनी कोठारी वॉज मोस्टली वर्किंग ऑन कास्ट on the basis of political nature, not on the basis of social nature, और वो कांग्रेस सिस्टम पे भी काम किए थे, तो इस ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और दूसरा सवाल प्रणब वर्धन, भैया प्रणब वर्धन ने पॉलिटिकल इकोनॉमी पे काम किया है और वो डोमिनेंट क्लास कोलिजन मॉडल बताते हैं, तो ये ऑप्शन भी ख़त्म हो जाता है। तीसरा ऑप्शन पार्थ चटर्जी, भैया पार्थ चटर्जी ने नेशनलिज्म पे काम किए हैं, वो तो इमेजिन कम्युनिटी को क्रिटिक करते हैं और उनका काम नेशनलिज्म और थ्योरी पे ही है। और बचे कौन? M.N. श्रीनिवास।
और आप और एक तरीके से भी देख सकते हैं ना कि कोथरी तो एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, प्रणब वर्धन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, पार्थ चैटर्जी भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, तो बचे कौन? एम.एन. श्रीनिवास। तीसरा सवाल, ये एक इंडियन पॉलिटी का सवाल था कि इन व्हिच एक्ट गेव सेपरेट इलेक्टोरेट टू सिख, एंग्लो इंडियन एंड क्रिश्चियन, एंड द ऑप्शंस आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, and third option is government of India Act 1935 and fourth one is none of the above. इस पे आप क्या दिमाग लगा सकते हैं? सोचिए कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था मुस्लिम्स को, लेकिन उसके बाद बाकी कम्युनिटीज़ ने भी डिमांड किया कि हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो आपको ये पक्का हो जाना है कि हाँ 1909 में तो मुस्लिम्स को मिला है सेपरेट इलेक्टोरेट, तो पक्का है कि बाकी सेक्शन को नहीं मिला होगा। और तीसरी बात, 1935 के एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के एक्ट में, उस वक्त याद कीजिए द डोमिनेंट डिस्कोर्स वाज टू सेपरेट इलेक्टोरेट टू दलित, लेकिन ऑप्शन तीसरा बचा क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और आपको उसको टिक करना है। सो दैट्स हाउ इट इज़।